आज शुरुआत उस कहानी से जब वाजपेयी ने संघ को सलाह दी कि उसे राजनीतिक पार्टियों, मजदूर संगठनों और युवाओं के संगठनों को चलाने से दूर रहना चाहिए। क्यों अटल जनता सरकार में विदेश मंत्री बनने के तुरंत बाद इंदिरा गांधी के घर की तरफ दौड़ गए। और कहानी रग रग हिंदू मेरा परिचय कविता लिखने के बाद कम्युनिस्ट बने अटल बिहारी वाजपेयी की। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें। इसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। और इसी कड़ी में आज की किताब है उल्लेख एनपी की बायोग्राफी वाजपेयी एक राजनेता के अज्ञात पहलू, जिसका हिंदी अनुवाद छापा है मंजुल प्रकाशन ने। कट्टू किस्सा। 75 में इमरजेंसी आई और 77 में बनी जनता पार्टी की सरकार, जिसमें बहुत सी अलग अलग पार्टियां शामिल थीं। लेकिन 3 बरस में ही ये कुनबा आपसी भीतरघात का शिकार हो गया। जिसके बाद सन 80 में जब जनता पार्टी की सरकार गिरी और मध्यावधि चुनाव हुए, उस समय वाजपेयी को लगता था कि अगर आरएसएस थोड़ी दूरी बना लेता तो जनता पार्टी की सरकार को एक स्टेबिलिटी मिल जाती और उसकी उम्र भी लंबी हो सकती थी। वो अपने साथियों के विचारों से सहमत थे कि चरण सिंह ही वो नेता थे जिन्होंने सरकार को अस्थिर किया, क्योंकि वो सरकार में नंबर 2 की हैसियत को स्वीकार नहीं कर सके। दोहरी सदस्यता का मामला जनसंघ के लिए उनके पूर्व सदस्यों की छवि को खराब करने का बहाना था, जो नहीं चाहते थे कि देसाई को हटाया जाए। हालांकि वाजपेयी ने ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनता क्राइसिस शीर्षक वाले एक लेख में पुरजोर दलील दी कि आरएसएस को राजनीतिक दलों, मजदूर संगठनों और युवाओं के संगठनों को चलाने से दूर रहना चाहिए और उसे बड़े लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वाजपेयी ये भी चाहते थे कि आरएसएस अपने दरवाजे गैर हिंदुओं के लिए खोल दे। कई महीने बाद अक्टूबर 1979 में आरएसएस ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर। ऐसे समय में जब आरएसएस के राजनीतिक अंग को अस्वीकार्य माना जाता था, तब वाजपेयी का चेहरा सामने रखना कितना जरूरी था, इस वजह से ही उन्होंने इतना भर कहा कि समय के साथ आरएसएस को बदलना होगा। एक वाजपेयी थे जिन्होंने आरएसएस की अवमानना की, फिर भी बच गए। वाजपेयी के बारे में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि 1977 में विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी ने सबसे पहला काम यह किया कि वो इंदिरा गांधी के घर ये आश्वासन देने पहुंचे कि सरकार बदले की कार्रवाई नहीं करेगी। इंदिरा और उनका परिवार इस बात को लेकर परेशान था कि कहीं गुस्साई भीड़ उनकी पीट पीट कर हत्या न कर दे। इंदिरा के घर जाने से पहले उन्होंने देसाई से अनुमति ली थी और देसाई काफी समझाने बुझाने के बाद माने थे। वाजपेयी ने इंदिरा से कहा कि उनके साथ उचित व्यवहार होगा और सत्ताधारी दल का कोई भी नेता उनके या उनके परिवार के खिलाफ हिंसा नहीं भड़काएगा। दरअसल उनके खिलाफ लोग इतने भड़के हुए थे कि हल्का सा उकसावा भी अराजकता का रूप ले सकता था, जिसमें लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते। उल्लेख किताब में यह भी बताते हैं कि कैसे वाजपेयी का मजाक कभी कभी बहुत तीखा हो जाता था। एक किस्सा मिलता है कि एक बार विरोधी राजनीतिक खेमे से आने वाले रामविलास पासवान ने कुछ जोशीले अंदाज में कहा कि उनके नाम में राम है, जबकि भाजपा के नाम में नहीं। वाजपेयी ने पलटवार करते हुए कहा था, पासवान जी, हराम में भी राम होता है। अब बात वाजपेयी की बीमारी की। साल 2005 तक भूलने की बीमारी ने वाजपेयी पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो बातों को भूलने लगे, लेकिन यह भी आशंका रहती थी कि कहीं वो ऐसा जानबूझकर तो नहीं करते हैं। साल 2005 में जब वो बिहार गए थे, तब उनसे कहा गया कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की औपचारिक घोषणा करें। वो राज्य में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके सहायक ने उन्हें कागज की पर्ची पकड़ाई ताकि वो उस महत्वपूर्ण घोषणा को कर सकें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद उन्होंने कुछ सोच कर ऐसा नहीं किया, या शायद वाजपेयी ऐसा करना भूल गए होंगे। लेकिन कुछ आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। वाजपेयी को यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उन्हें विकास पुरुष या आडवाणी को लौह पुरुष कहकर नीचा दिखाए। उन्हें ऐसा कहने वाले की मंशा में थोड़ी खोट नजर आती थी और वो दोहरे मुखौटे की इस दृष्टिकोण को पचा नहीं पाए। जब तक वो वहां थे, एकमात्र पहचान उन्हीं की थी। आडवाणी काफी हद तक उनकी इच्छा के आगे झुक जाते थे और खुद को नंबर 2 मानते थे, जिसका उनके खेमे के नेताओं को बड़ा दुख था। आडवाणी शायद नानाजी देशमुख की हालत को भूल नहीं सकते थे, जिनमें बेहतरीन संगठन कौशल था, लेकिन मुख्य धारा की राजनीति के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और वाजपेयी से मतभेदों के कारण उन्हें अपना रास्ता अलग करना पड़ा। देशमुख भलाई करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें आरएसएस नेतृत्व को लंबी चौड़ी चिट्ठियों में अपना दुखड़ा रोकर ही संतोष करना पड़ा।
वेंकैया नायडू को जहां अपने लौह पुरुष विकास पुरुष के बयान को वापस लेना पड़ा, वहीं कभी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदाचार्य को वाजपेयी को मुखौटा कहने के कारण सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। वो अपने विरोधियों पर सीधा हमला नहीं करते थे, मगर येन केन प्रकारेण सबक सिखा देते थे। ये थे अटल। आखिर में वो किस्सा जब संघ के वाजपेयी कम्युनिस्ट हो गए। AISF माने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो कि वामपंथी छात्र संगठन है। 1936 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुई सभा में उसका जब उद्घाटन हुआ तब वाजपेयी 12 साल के थे। स्कूली बच्चे के रूप में वाजपेयी ने कई छोटे गीत लिखे जिन्हें आज अनेक शाखाओं में गाया जाता है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग मेरा हिंदू परिचय। RSS से जुड़े लोगों के अनुसार वाजपेयी जल्दी पथभ्रष्ट हो गए और वामपंथी आंदोलन से प्रभावित हो गए और कुछ समय के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF के सदस्य बन गए। हालांकि जल्द ही संघ में वापसी भी उनकी हो गई। लेकिन इतिहास भी तुलना के जरिए वर्तमान को अपने ही विचित्र तरीके से देखता है। इस लिहाज से वाजपेयी का इतिहास बार बार अपने आप को कभी स्मृतियों, कभी संदर्भों, तो कभी झटकों के तौर पर जोरदार तरीके से दोहराता रहता है। ग्वालियर के एक छोटे से स्कूल के टीचर के बेटे से लेकर आर्य समाज का सदस्य बनने, RSS की पूर्णकालिक सदस्यता, जनसंघ का नेता, सांसद, भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और फिर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने तक जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने अपने आप को जिस तरह हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले एक जुझारू नेता से परिवर्तित कर एशिया क्षेत्र में चांदी दूत के रूप में ढाला, वो गौर करने के काबिल था। यहां तक वो एक एक पायदान को पार कर पहुंचे थे और बीच बीच में उन्होंने विवादित बयान भी दिए हों भले, लेकिन अंत में वो टेफ्लॉन की परत वाले अचल और अशक्त वाजपेयी रहे। किताबी बातों में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी दीपक तेनगोरिया ने। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया। पीले चावल भिजवा रहा हूं आपको। हमारे बुंदेलखंड में न्योता ऐसे ही दिया जाता है। आपका और हमारा एक वीकली पॉलिटिकल रिश्ता है। ये रिश्ता नेता नगरी का नाम लेकर आता है। इसमें हम भरपूर चर्चा करते हैं, कुरेद कर पूछते हैं वो सारे सवाल जो सत्ता के गर्भगृह से जुड़े हैं, वो बातें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप भी चौराहे के चाणक्य बन सकें। आपका नेता नगरी अपने 200 एपिसोड पूरा कर रहा है। अगर आप इस दफा लाइव ऑडियंस में आना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं हमसे, राहुल श्रीवास्तव से या फिर राजदीप सरदेसाई से, तो आपका स्वागत है। करना कुछ नहीं है, रिश्ता पहले से बना हुआ है। सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है और अपने डिटेल्स शेयर करने हैं। तो 2 अगस्त को दिल्ली में होगी मुलाकात। नेता नगरी के 200वें एपिसोड में हम और आप आएंगे, परिवार जुड़ेगा, तो ये अपने आप बन जाएगा नेता नगरी महोत्सव। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की राजनीतिक चर्चा।